आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम क्या पढ़ने वाले गाइस, एक एक स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर होने वाला है आज का। देखिए, आपकी जो क्लास 9 की जो बुक है महाराष्ट्र बोर्ड की इंग्लिश कुमार भारती क्लास 9, उसका चैप्टर है 2.4 का। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाईलाइटर सेलेक्ट कर लेते हैं, लेजर पॉइंटर। ओके, ठीक है। तो 2.4 द फॉल। फॉल का मतलब होता है पतन या अंत, किसी चीज का पतन होना या अंत हो जाना ऑफ ट्रॉय। ट्रॉय एक सिटी का नाम है। एक सिटी ट्रॉय है, वो किस तरह से ध्वस्त हो जाती है, उसका अंत हो जाता है, उसको किस तरह से हरा दिया जाता है युद्ध में, वो हम देखने वाले हैं। और ये इस वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है गाइस। ओके, ठीक है। तो यहां से हम एक एक मीनिंग देखते हैं। एपिक्स आर, एपिक्स है होती हैं, क्या होती है? एपिक्स आर लॉन्ग पोएम्स। एपिक क्या चीज होती है? लंबी लंबी पोएम्स होती है। जैसे आपने रामायण या महाभारत में भी आपने देखा होगा, उसकी जो स्टोरी है उसको एक पोएम के फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाता है, जिसको दोहे या चौपाई के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो एपिक्स कुछ नहीं है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ पोएम। और काफी लंबी पोएम्स होती है दैट, जो कि रिलेट, रिलेट का मतलब होता है रिसाइट करना या डिस्क्राइब करना। ठीक है, किसी चीज का वर्णन करना। एपिक्स ऐसी लंबी सी पोएम होती है जो कि डिस्क्राइब करती है किस चीज को? द डीड्स। डीड्स का मतलब होता है कर्मों को या परिणामों को। किसके कर्मों को? ऑफ अ ग्रेट नेशनल हीरो। जो बहुत ही, हीरो का मतलब है योद्धा, जो युद्ध करने में बहुत महान हो, युद्ध शैली में, उसको बोला है कोई बहुत ही महान नेशनल हीरो। नेशनल हीरो मतलब राष्ट्रीय हीरो, किसी देश का जो योद्धा है बहुत महान, उसके डीड्स को क्या करती है? डिस्क्राइब करती। कौन? एपिक्स। ठीक है, और किसको डिस्क्राइब करती है? अ ग्रेट नेशनल वॉर। किसी देश का जो बहुत बड़ा राष्ट्रीय युद्ध है, कोई बड़ी लड़ाई है, उन युद्धों को भी क्या करती है? उनके परिणामों को, उसके डीड्स को क्या करती है? डिस्क्राइब करती है। इसको बोलते हैं एपिक्स। ठीक है गाइस, ओके। तो एपिक की कुल मिला के एक डेफिनेशन थी। ओके, दे ऑफन टेल। दे किसके लिए बोला है? इन एपिक्स को बोला है, इन लंबी लंबी पोएम्स को। ओके, दे ऑफन, ये अक्सर, टेल ये बताती हैं। क्या बताती? ऑफ अ नेशंस अर्ली हिस्ट्री। किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की, नेशन का मतलब क्या है? राष्ट्र या देश, है ना? तो किसी भी राष्ट्र की अर्ली हिस्ट्री मतलब शुरुआती इतिहास के बारे में हमें अक्सर ये पोएम्स बताती, एपिक्स हमें बताती है ना? दे मे बी कंपोज्ड एंड संग और रिसाइटेड फॉर मैनी ईयर्स बिफोर दे आर एक्चुअली रिटन डाउन। व्हाट डज इट मीन बाय दिस सेंटेंस गाइस? देखो, दे मे बी कंपोज्ड, ये जो एपिक्स होती है, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, ये सब एपिक्स है ना। ठीक है, तो ये कंपोज की गई होगी, ये बनाई गई होगी, शायद ये बनाई गई हो, एंग संग ये गाई गई हो, और रिसाइटेड मतलब ये एक्सप्लेन की गई हो फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से। हो सकता है कि कई सालों से इसे गाया जा रहा हो, कंपोज किया गया हो, रिसाइट वर्णन किया गया हो इसके बारे में, है ना? बिफोर, इससे पहले की, बिफोर का मतलब इससे पहले की, दे आर एक्चुअली रिटन डाउन, जो वास्तव में उन्हें लिखा गया, जिस वक्त लिखा गया उससे कई सालों पहले से ही इसे क्या किया गया था? गाया जाता रहा है ना? इसे रिसाइट किया गया है, इसे कंपोज किया गया है कई साल पहले से ही। और बाद में किसी व्यक्ति ने सोचा यार इस वक्त रिटर्न फॉर्म में भी लिख लेते हैं, और बाद में वो रिटर्न फॉर्म में लिखी गई, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं, ये सब इमेज का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब ये जो स्टोरी जहां से आती है गाइस, ये पूरा इंडिया, आप पूरा वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं, यहाँ पर ये इंडिया है, ठीक है, पाकिस्तान वगैरह, और यहाँ पर ये कुछ जगह आपको दिख रही छोटी सी, ये इसको मैं फोकस करने वाला हूँ। ठीक है, इतनी जगह को, तो इतनी। ठीक है, हाँ, अब इसको मैं फोकस करूंगा। यहाँ पर आपको ट्रॉय भी दिखेगा, आपको ग्रीस भी दिखेगा। ठीक है, ट्रॉय और ग्रीस दोनों सिटीज आपको दिखाई देंगी। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको फोकस करके। ये देखो, वो हिस्सा फोकस हुआ है गाइस, और इतना फोकस हुआ है, देखो ये ब्लैक सी दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर एक एजियन सी, ये सब वर्ड्स आपके चैप्टर में आए हैं। ठीक है, एजियन सी और ब्लैक सी को जोड़ते हुए एक बारीक सा जो सी वाला रास्ता है, देखो ये वाला। ठीक है, तो इसी के किनारे बसा है आपका ये ट्रॉय सिटी। ठीक है, और इसके सामने में इधर कहीं ग्रीस करके एक सिटी बसी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा और अगली इमेज को देख लेते हैं। ठीक है, ये सब वर्ड आए हुए हैं, देखो ये ग्रीस है। ठीक है, और ये है क्या? ट्रॉय, समुद्र के किनारे बसा हुआ। इसकी लोकेशन बहुत प्यारी है, पूरा वर्णन किया गया, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया ट्रॉय की लोकेशन को। ओके, देखो ये एजियन सी है, और इसके ऊपर में था ब्लैक सी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब यहां पढ़ते बहुत अच्छे से एक एक लाइन को। ठीक है, द टू फेमस संस्कृत एपिक्स आर, जो संस्कृत भाषा में लिखे गए जो फेमस एपिक्स है, एपिक्स क्या है वो आपने समझ लिया। ठीक है, वो कौन है? आर द रामायण एंड द महाभारता।
रामायण और महाभारत ये क्या है, बहुत ही फेमस संस्कृत के एपिक्स है, जिसको ट्रांसलेट किया गया हिंदी में, और उसके ऊपर फिर आपने देखा मूवी भी बनी है। रामायण का पूरा एक सीरियल बना हुआ है, महाभारत एक पूरा सीरियल बना हुआ है हिंदी भाषा में, अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके, ठीक है। बाद में उसको पिक्चोरियल फॉर्म दिया गया, ओके। तो रामायण और महाभारत क्या है, संस्कृत की बहुत ही फेमस एपिक है, एंड द टू ग्रेट एपिक्स ऑफ यूरोपियन लिटरेचर रिटन इन एंशिएंट ग्रीक आर, और ऐसी ही जो बहुत महान दो ग्रेट एपिक्स है, टू ग्रेट एपिक्स यूरोपियन लिटरेचर की, ये तो इंडियन लिटरेचर की थी अपने, है ना, इंडियन की थी, और यूरोपियन लिटरेचर में भी कुछ एपिक्स हैं जो लिखी गई है। वो क्या है गाइस, समझो, रिटन, जो कि लिखी गई है इन एंशिएंट ग्रीक, ग्रीक पुराने समय में जो ग्रीक शहर है वहां पर लिखी गई है। आर वो है द इलियाड एंड द ओडेसे, इलियाड और ओडेसे नाम के दो एपिक्स हैं गाइस, जो कि यूरोपियन लिटरेचर में लिखे गए। लिटरेचर का मतलब क्या, साहित्य, यूरोप का साहित्य, ठीक है। जस्ट एज, जैसे कि इन इंडियन लिटरेचर, जिस प्रकार से भारतीय साहित्य में, इंडियन लिटरेचर में वी गो बैक टू स्टोरीज, हम वापस चले जाते हैं उन कहानियों में जो लिखी, फ्रॉम मतलब जो ली गई हैं, द रामायण एंड द महाभारत, रामायण और महाभारत से रिलेटेड जो कहानियां हैं हम उसको याद करने लगते हैं जब कभी भी इंडियन लिटरेचर की बात होती है। सो इन द लिटरेचर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, उसी प्रकार से जो वेस्टर्न कंट्रीज के लिटरेचर की जब बात होती है तो दे गो बैक, तो वो भी वापस चले जाते हैं, वो भी ध्यान करने लगते हैं टू द इलियाड एंड द ओडेसे। जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग को किसके बारे में याद करते हैं, वो इलियाड और ओडेसे की बात हो जाती है जब उनके लिटरेचर की बात होती है, उनके साहित्य की बात होती है, ठीक है। जस्ट एज चिल्ड्रन, जिस प्रकार से जो बच्चे लोग हैं ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत के जो बच्चे लोग हैं पूरे भारत देश के, नो वो जानते हैं, क्या जानते हैं, द नेम्स ऑफ स्टोरीज ऑफ राम एंड सीता, राम और सीता की जो कहानियां हैं, है ना, इनकी जो स्टोरीज है उनके सारे नामों को अच्छे से जानते हैं, है ना। युधिष्ठिरा की जो भी कहानी है उनको जानते हैं, एंड अर्जुना एंड द्रौपदी, अर्जुन और द्रौपदी के भी बारे में सब जानते हैं भारत के बच्चे। काफी फेमस एपिक्स है हमारी ये रामायण और महाभारत से लिए गए पात्र हैं, है ना। सो चिल्ड्रन, उसी प्रकार से जो बच्चे लोग हैं इन वेस्टर्न कंट्री, जो वेस्टर्न कंट्री में जो बच्चे हैं, है ना, यूरोप तरफ, है ना, नो वो जानते हैं, क्या जानते हैं, द नेम्स ऑफ हेक्टर एंड ओडेसे, उनको पता है हेक्टर कौन है, ओडेसियस कौन है, ठीक है। एंड अकिलीज को भी जानते हैं, अकिलीज, एंड हेलन ऑफ ट्रॉय, और ट्रॉय शहर की एक लेडी है हेलन, उसको भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो हेलन ऑफ ट्रॉय है ना, ट्रॉय, ये जो हेलन है ये कौन है पता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, इस हेलन को क्या बोला जाता था, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जाना जाता था। क्यों जाना जाता था, बिकॉज ऑफ हुम, जिसकी वजह से इस हेलन की वजह से ना द ग्रीक एंड ट्रोजन्स फॉट, ग्रीक किसको बोलते हैं, ग्रीस शहर है, ग्रीस जो शहर है, जो एरिया है ग्रीस नाम का, वहां के लोगों को क्या बोलते हैं, ग्रीक बोलते हैं, और जो ट्रॉय सिटी है वहां के लोगों को क्या बोलते हैं, ट्रोजन्स बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने ग्रीक और ट्रोजन ने क्या लड़ी, फॉट लड़ाई की, है ना, फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, 10 साल के लंबे समय तक लड़ाई लड़ी, किसकी वजह से, हेलन की वजह से, इसकी खूबसूरती की वजह से। देखो जैसे कि हमारा जो रामायण होता है उसमें हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि सीता जी जो है, सीता माता की वजह से राम भगवान और रावण के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। वैसे ही यहाँ पर हेलन की वजह से जो दो बड़ी बड़ी जो प्लेस हैं, ग्रीस और ट्रॉय, उनके बीच में क्या होती है, लड़ाई चलती है, और 10 सालों तक ये चलती है। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, किस तरह से लड़ाई होती है, ये सब आगे देखना। तो ये सब एपिक के बारे में हमने जाना, अब आगे देखते हैं, अभी स्टोरी चालू नहीं हुई है। नोबडी नोस, कोई नहीं जानता, फॉर सर्टन, निश्चित रूप से, कोई निश्चित रूप से पूरी श्योरिटी के साथ नहीं जानता, क्या नहीं जानता, हु द ऑथर ऑफ दीज अर्ली एपिक्स, इन अर्ली एपिक्स के ऑथर कौन है, मतलब शुरुआती जो ये एपिक्स लिखे गए हैं, है ना, अर्ली एपिक्स का मतलब क्या होता है, जो एपिक्स जो बहुत समय से चले आ रहे हैं, जो बहुत शुरू में ही लिख दिए गए थे, है ना, इनको बोलते हैं अर्ली एपिक्स, है ना। इसके ऑथर कौन है, इसकी रचना किसने की, किसको लिखा है, किसने लिखा है इसको, कोई नहीं जानता, ठीक है, इज करके। इट इज थॉट, ये माना जाता है दैट दे अरोज, ये है अराइज की सेकेंड फॉर्म है अरोज, ये पनपे, जन्मे, अरोज का मतलब ये जन्मे, इनका ये शुरू हुए, एंड डेवलप्ड, और ये डेवलप भी हुए, ये जन्मे और ये क्या हुए, विकसित भी हुए विद द नेशन इटसेल्फ, जिस तरह से देशों का
दुनिया का राष्ट्र का विकास हुआ, जैसे जैसे राष्ट्र का, देश का, वैसे वैसे ये भी क्या हुए, विकसित होते गए, लोग इसको जानने लगे। एंड वर हैंडेड डाउन, और ये सौंप दिए गए, ये जो एपिक्स थे क्या हो गए ये हैंडेड डाउन मतलब सौंप दिए गए, फ्रॉम सिंगर टू सिंगर, एक सिंगर ने गाया, उसने किसी सिंगर को बताया, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी सिंगर टू सिंगर ये क्या होते गए, सौंप दिए गए एक दूसरे को, टिल परहैप्स शायद, जब तक कि वन ग्रेट पोएट, ऐसा माना जाता है, परहैप्स मतलब शायद ऐसा माना जाता है, जब तक कि किसी महान पोएट ने गेव देम देयर फाइनल फॉर्म, किसी महान पोएट ने उनका फाइनल रूप उनको ना दिया इन एपिक्स को, मतलब उसको एक्चुअली अच्छे से अरेंज करके लिखा, जब है ना, आखिरी में कोई महान पोएट रहा होगा जिसने इनको क्या किया, रिटर्न फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये अभी तक ऐसा था। इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास, ऐसा माना जाता है दैट द इलियाड एंड द ओडेसी वर कंपोज्ड, ये जो इलियाड और ओडेसी करके जो एपिक्स है ना, वर कंपोज्ड, ये कंपोज की गई थी, एंड रिसाइटेड, और ये रिसाइट की, कंपोज का मतलब इसको बनाया गया था, सुनाया गया था, रिसाइट किया गया था, बाय अ ब्लाइंड पोएट, एक अंधे पोएट के द्वारा, एक कवि के द्वारा, नेम्ड होमर, जिसका नाम था होमर, एक होमर नाम के ब्लाइंड पोएट के द्वारा इलियाड और ओडेसी नाम की जो एपिक्स थी, है ना, उनको मतलब कंपोज भी किया गया और रिसाइट किया गया, मतलब उसका वर्णन किया गया, ऐसी मान्यता है, इट इज बिलीव्ड, ऐसी मान्यता है। ठीक है, और ये जो होमर है, हु लिव्ड, जो कि रहा करते थे, अबाउट 900 BCE, मतलब जिनका अस्तित्व था ईसा मसीह के जन्म के 900 साल पहले इनका अस्तित्व था, ये रहा करते थे, उस जमाने की बात है। एंड हु वॉन्डर्ड, और जो घूमा करते थे, वॉन्डर्ड मतलब हु वॉन्डर्ड, जिन्होंने घूमा, हु लिव्ड मतलब ये रहा करते थे, हु वॉन्डर्ड जिन्होंने घूमा, किसने घूमा, ये होमर, जिन्होंने घूमा, फ्रॉम वन ग्रीक सिटी और विलेज टू अनदर, एक ग्रीक की सिटी से, गांव से लेके दूसरे ग्रीक के सिटी और गांव में इन्होंने क्या किया, घूमा, घूमने का काम किया, क्या करते, सिंगिंग हिज पोएम्स, अपनी पोएम को गाते हुए, है ना, ग्रीक शहर के एक ग्रीक जो है वहां के एक सिटी से दूसरे सिटी में, एक गांव से दूसरे गांव में अपनी पोएम को गुनगुनाते हुए ये क्या करते थे, घुमा करते थे, है ना, टू ऑल सिंगिंग हिज पोएम, गाते थे इन पोएम को, टू ऑल, टू ऑल का मतलब, टू का मतलब है के लिए, किसके लिए, टू ऑल, उन सब के लिए गाते थे, हु वुड रिसीव, जो इनको क्या करते थे, रिसीव करते थे, अपने घर में बुलाते थे, है ना, वेलकम करते थे, हिम, इनका, हिम मतलब इनका, इन देयर होम्स, अपने घरों में, जो इनको अपने घरों में बुलाते थे, एंड गिव हिम हॉस्पिटैलिटी, और जो इनको क्या देते थे, हॉस्पिटैलिटी देते थे, मतलब इनका आवभगत करते थे, मेहमान नवाजी करते थे, ये मतलब है ना, रिस्पेक्ट करते थे। दिस वॉन्डरिंग सिंगर, ये जो होमर थे, जो कि वॉन्डरिंग सिंगर मतलब घूमते हुए सिंगर, घूम घूम कर गाने वाले सिंगर को बोला है वॉन्डरिंग सिंगर, घुमक्कड़ सिंगर, है ना, हैज बीन ऑनर्ड थ्रू द एजेस, इनको सम्मान की नजरों से देखा जाता है, इनको सम्मान दिया जाता है सदियों से, है ना, एजेस मतलब काफी दशकों से इनको क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है, इनकी रिस्पेक्ट की जाती है, नॉट ओनली इन ग्रीस, सिर्फ ग्रीस में ही नहीं, बट इन ऑल यूरोप, पूरे के पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में इनकी इज्जत की जाती, आज भी आप नाम लेंगे इनका तो इज्जत से नाम लिया जाता है वहां पर, और इनको क्या, और इनको जो सम्मान दिया जाता है, ऑनर दिया जाता है, किस रूप में सम्मानित किया जाता है, एज द फादर ऑफ यूरोपियन पोएट्री, यूरोपियन पोएट्री के जनक, फादर इनको माना जाता है, ठीक है, इतनी इनकी मतलब रिस्पेक्ट है, ये होमर की, ठीक है, याद रखिए, ठीक है, आगे देख लेते हैं। द इलियाड इज द स्टोरी, अब यहां से स्टोरी आपकी सही चालू होती है, और किसके बारे में पढ़ेंगे आप, इलियाड एक स्टोरी है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ओडेसी के बारे में नहीं, इलियाड के बारे में, जैसे रामायण और महाभारत के बारे में हम इंडियन लिटरेचर में पढ़ते हैं, वैसे वेस्टर्न लिटरेचर में हम इलियाड करके काफी फेमस स्टोरी है, काफी प्रचलित है, तो देखते वो क्या है, आज हम स्टार्ट करते हैं यहां से। द इलियाड इज द स्टोरी ऑफ इलियम और ट्रॉय, इलियाड जो स्टोरी है, ये इलियम एक शहर है जिसका नाम ट्रॉय भी है, और ट्रॉय नाम ही हम ज्यादातर यहाँ पर पढ़ने वाले, ट्रॉय नाम का एक शहर है, वहां की ये स्टोरी है, ठीक है, और ये जो ट्रॉय शहर है, ये जो सिटी है, और रिच ट्रेडिंग सिटी थी इन एशिया माइनर, एशिया माइनर की बहुत ही ज्यादा क्या थी, रिच ट्रेडिंग सिटी थी इन एशिया माइनर, एशिया माइनर क्यों बोला, एशिया का जो एकदम वेस्टर्न पोर्शन है उसको बोलते हैं एशिया माइनर, तो वहां की ये सिटी थी। रिच ट्रेडिंग का मतलब क्या समझते हो आप, ट्रेडिंग मतलब व्यापार के मामले में, रिच मतलब बहुत ही समृद्ध, बहुत ही कुशल थी, मतलब इस शहर से व्यापार करना बड़ा ही आसान था, ठीक है,
नियर द नैरो सी, और ये किसके पास में थी, एक सकरे से सी, समुद्र के पास में थी। मैंने आपको बता दिया इसकी लोकेशन, समुद्र के पास में थी। दैट लीड्स, जो कि जोड़ता है, फ्रॉम द एजियन टू द ब्लैक सी, जो एजियन सी और ब्लैक सी को जोड़ते हुए जाता है। ठीक है, मैंने आपको लोकेशन दिखाई है, ऐसी इसकी लोकेशन बताया अभी ट्रॉय के बारे में, और बताएगा ट्रॉय के बारे में। इट वॉज वेल सिचुएटेड, ये जो सिटी थी ट्रॉय, ये बहुत ही अच्छी सिचुएटेड थी, मतलब इसकी लोकेशन बहुत ही अच्छी थी, बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार के दृष्टिकोण से। ये सिटी की जो लोकेशन थी, सिचुएटेड मतलब इसकी लोकेशन बहुत ही अच्छी थी व्यापार के दृष्टिकोण से और एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से भी, मतलब खेती बाड़ी करने के उद्देश्य से भी बहुत अच्छी थी, ठीक, और व्यापार के लिए भी। कैसे, अब समझो क्यों अच्छी थी, अब उसको एक्सप्लेन करेगा। व्यापार के दृष्टिकोण से क्यों अच्छी थी इसकी लोकेशन, क्यों, इन फ्रंट ऑफ द सिटी, क्योंकि सिटी के जस्ट सामने वॉज द सी, समुंदर था, सी था, ओवर विच, जिसके ऊपर सेल्ड द शिप्स ऑफ ट्रॉय, जिसके ऊपर इस ट्रॉय शहर के जो शिप थे, जहाज, वो क्या करते थे, सेल करते थे, मतलब चला करते थे। ठीक है, अब देखो यार, कोई सिटी है वो समुद्र के जस्ट किनारे है, तो उसके लिए व्यापार करना कितना आसान हो गया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का काम कितना इजी हो जाता है जहाज के थ्रू डायरेक्ट। ठीक है, तो ये इसका कारण था कि व्यापार में बहुत अच्छी थी। और ये जो शिप्स थे, शिप्स वो क्या करते थे, कैरी करते थे, मतलब ले जाया करते थे गुड्स एंड ग्रेन्स। गुड्स मतलब सामान और ग्रेन्स का मतलब अनाज, खाने पीने की चीज। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही अच्छी थी व्यापार के दृष्टिकोण से। एट द बैक, और इसके पिछला जो हिस्सा था इस सिटी का, एट द बैक रोज, खड़ा था, उठा हुआ था, द हाई पीक ऑफ माउंट इडा, माउंट इडा की जो चट्टाने थी, जो पर्वत श्रृंखला थी, वो इसके पिछले हिस्से में थी। फ्रॉम विच, जहां से, ये माउंट इडा, फ्रॉम विच, जहां से, इस पर्वत माउंट इडा से, फ्लोड मैनी रिवर्स, कई सारी नदियां बहती थी, एंड स्ट्रीम्स, और झरने बहा करते थे। ठीक है, फिर क्या हो गया, द वैलीज अमंग द हिल्स, और ये जो माउंट इडा करके जो हिल्स है, पर्वत है, इसकी जो वैलीज है, वैलीज का मतलब क्या होता है, देखो कोई पर्वत के बीच में भी कुछ मैदानी हिस्सा होता है जो कि प्लेन होता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं वैलीज। तो ये जो वैलीज थी अमंग द हिल्स, इन हिल्स के बीच में जो वैलीज थी, जो सपाट हिस्से थे, मैदानी हिस्से थे, वो थे, कैसे थे, वेल वाटर्ड एंड फर्टाइल, मतलब पानी से भरे हुए थे, वहां पानी की कोई कमी नहीं थी, और फर्टाइल थे, काफी उपजाऊ भी थे। विद कॉर्न ग्रोइंग इन फर्टाइल फील्ड्स, और ये फर्टाइल फील्ड्स कैसी थी, कॉर्न ग्रोइंग थी, मतलब यहां मक्के की खेती की जाती थी। एंड कैटल फीडिंग, और कैटल को भी यहां पर फीड किया जाता था, चराया जाता था, ऑन द रिच ग्रास ऑफ द मेडोज, यहाँ के जो मेडोज थे, घास के मैदान थे, वहां की जो हरी, रिच ग्रास मतलब बहुत सारी जो घास उगा करती थी वहां पर क्या किया जाता था, कैटल को फीड कराया जाता था, चराया जाता था। ठीक है, वाइल, जबकि शिप फेड ऑन, जो शिप थे उन्हें चराया जाता, तो उन्हें घास खिलाया जाता था, द स्लोप्स ऑफ द हिल्स, और इस हिल के स्लोप में कौन चरती थी, शिप्स अपना खाना खाती थी। फेड ऑन का मतलब वही होता है चारा को खाना या भोजन करना अपना। ठीक है, ओके, तो ये इतनी प्यारी है, मतलब सिटी थी ट्रॉय। देखो अभी तक ट्रॉय के बारे में बताया है ना। अब देखो, जैसे अब थोड़ा सा इंडिया से रिलेट करते हैं हम लोग, अपने इंडिया से। जैसे इंडिया देखो, इधर क्या है आपका, माउंट एवरेस्ट पूरा का पूरा एक पर्वत श्रृंखला है, और इधर से देखो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा समुद्र है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इधर से मतलब सेफ है हमारी सिटी, यहाँ से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं चीजों को, और इधर से कोई अटैक से बिल्कुल सेफ है, सब यहाँ पर पूरी चट्टान है। ठीक है, तो इस टाइप से वो भी ट्रॉय था। देखो ये तो मैंने आपको बताया, ये ट्रॉय है, इधर कहीं चट्टान यानी माउंट ईडा था, और इधर देखो समुद्र है, तो यहाँ से शिप यहाँ से जाया करते थे। देखो एजियन सी और ब्लैक सी को जोड़ते हुए ये जो है सकरासा सी, उसके किनारे बसी हुई है ट्रॉय, ऐसी बोला है। ठीक है, अब देखते हैं राउंड देयर सिटी, और इनके शहर के आसपास, द ट्रोजन्स, ट्रोजन्स मतलब ट्रॉय सिटी में रहने वाले लोग को क्या बोला है, ट्रोजन्स। जैसे इंडिया में रहने वाले लोग को इंडियंस बोलता है, ट्रॉय में रहने वाले लोग को क्या बोला गया है, ट्रोजन्स। ठीक है, तो ये जो राउंड देयर सिटी, अपने सिटी के आसपास जो ट्रोजन लोग थे ना, इन्होंने क्या किया था, हैड बिल्ट, उन्होंने बना लिया था, बिल्ड कर लिया था, कंस्ट्रक्ट कर दिया था, अ स्ट्रॉन्ग वॉल, एक बहुत ही मजबूत दीवार बनाई थी इन्होंने, सो दैट, ताकि नो एनिमी शुड अटैक फ्रॉम द सी, ताकि कोई भी एनिमी अटैक नहीं करना चाहिए उनके ऊपर, फ्रॉम द सी, समुद्री रास्ते की तरफ से, है ना। ठीक है, ये समुद्र वाला जो रास्ता है, इस तरफ उन्होंने क्या किया, देखो इतनी बड़ी सी वॉल बनाई है, ताकि समुद्री मार्ग से कोई आकर के अटैक ना करे। आपने देखा होगा, अगर रामायण पढ़ी होगी,
तो जो श्रीलंका है वहां पर जो रावण का जो पूरा श्रीलंका जो एरिया था, उन्होंने भी यहाँ पर एक खाई खुदा के रखी थी, पता है, पानी वाली। वो आपने अगर रामायण देखी हुई तो पता होगा। आगे देखते हैं। द वॉल वॉज सो ब्रॉड, और ये जो दीवार थी वो इतनी चौड़ी थी, सो ब्रॉड दैट पीपल कुड स्टैंड एंड सिट एंड वॉक ऑन इट। इतनी चौड़ी ये दीवार थी कि लोग उस पर क्या कर सकते थे, खड़े हो सकते थे, बैठ सकते थे, एंड इवन उस पर वॉक भी कर सकते थे, चल भी सकते थे। तो आप देख पा रहे हैं कितनी चौड़ी ये दीवार है ना, ठीक है। द ग्रेट गेट्स, और ये दीवार के बीच में तो कोई गेट भी है यहाँ पर। ये इतने बड़े जो गेट थे, बड़े बड़े दरवाजे थे, स्टूड ओपन, वो खुले रहते थे, एंड पीपल कुड गो टू द सी शोर आउटसाइड एंड कम इन एज दे प्लीज्ड। और जो लोग थे वो बाहर जा सकते थे, सी शोर मतलब समुद्र के किनारे, बाहर, आउटसाइड, एंड कम इन, और अंदर भी आ सकते थे, एज दे प्लीज्ड, जैसा वे चाहे, अपनी इच्छा के अनुसार। एज दे प्लीज्ड का मतलब होता है अपनी इच्छा के हिसाब से, ठीक है। बट इन टाइम ऑफ वॉर, लेकिन वॉर के समय, लड़ाई के समय, युद्ध के समय, द गेट्स वुड बी क्लोज्ड, जो दरवाजे थे वो बंद हुआ करते थे, बंद रखे जाते थे। एंड देन, और उस वक्त, द सिटी वॉज लाइक ए स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस, और उस समय सिटी जो थी, ट्रॉय सिटी, वो ऐसी थी जैसे कि वो क्या हो, एक मजबूत किले के जैसे लगती थी, है ना। पीछे से चट्टानों से घिरी हुई है, सामने से चौड़ी दीवार है, और जब गेट बंद कर दी तो ऐसा लगता था हम किले के अंदर सेफ है, वॉर के टाइम में, युद्ध के टाइम पे, है ना। एक किले के जैसे काम करती थी। क्वाइट सेफ, काफी सेफ फ्रॉम अटैक से बिल्कुल सेफ थी। प्रोटेक्टेड बाय द वॉल्स सराउंडिंग इट, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित थी इन दीवारों से, सराउंडिंग मतलब जो घेरे हुए थी, इट मतलब इसको, ये जो दीवारें इसको घेरे हुई थी उससे क्या थी, सिटी प्रोटेक्टेड थी। एज वेल एज, और तो और, बाय द हिल्स बिहाइंड, और जो हिल्स थे, माउंट ईडा करके हिल इसके पीछे था, उसके द्वारा भी ये क्या थी, प्रोटेक्टेड थी, है ना। समझ गए। आगे देखो, अभी पहले इमेज को देखो, इमेज में देखो, यहाँ ट्रोजन्स है इधर, ठीक है, और इधर क्या है, ग्रीक्स लोग है, ठीक है। अब देखना, पढ़ना। दस, इस प्रकार से, दस का मतलब है इस प्रकार से, फाइनली ट्रॉय वॉज अ स्ट्रॉन्ग सिटी, ट्रॉय क्या थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिटी थी, उसकी लोकेशन भी इतनी प्यारी थी, और दीवार भी बनाई रखी थी उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए, तो बिजनेस भी बहुत अच्छा हो सकता था, वहां पर फसल भी बहुत अच्छी उगती थी, घास के मैदान थे, पीछे माउंट ईडा जो पर्वत था, पानी की कोई कमी नहीं थी, वेल वाटर्ड वैलीज थी वहां पर, और क्या क्या था, मेडोज थे, घास के मैदान थे, देयर वर नो प्रॉब्लम, है कि इस प्रकार से ट्रॉय बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिटी थी। चलो ये तो समझ गए हम लोग। स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड, बहुत अच्छी तरह से क्या थी, प्रोटेक्टेड थी, सुरक्षित थी, बाय इट्स वॉल्स, अपनी दीवारों के द्वारा, एंड स्ट्रांगली डिफेंडेड बाय इट्स ब्रेव सोल्जर, और इसके जो, इस ट्रॉय सिटी में रहने वाले जो बहादुर सोल्जर थे, जो सैनिक थे, जो सूरवीर लोग थे, उनके द्वारा भी बहुत अच्छी तरीके से डिफेंडेड भी थी। आप बोलोगे सर प्रोटेक्टेड मतलब भी सुरक्षित, डिफेंडेड मतलब भी सुरक्षित, तो क्या मतलब है इसमें। देखो गाइस, अगर आप खुद को बचाते हैं, कुछ को आप खुद को सुरक्षित रखते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग के द्वारा, तो उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड। और किसी व्यक्तियों का लिविंग थिंग की वजह से, की मदद से अगर आप खुद को सुरक्षित रखते हैं तो उसको बोलते हैं डिफेंडेड। समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि यहां दीवार की वजह से प्रोटेक्टेड थे इसलिए प्रोटेक्टेड आया, और यहां ब्रेव सोल्जर लिविंग थिंग के द्वारा जब ये सुरक्षित थे तो डिफेंडेड आया। समझ गए। बट लेकिन ऑल द किंग्स, देखो ये तो हो गया, लेकिन सारे के सारे जो किंग्स थे, राजा थे, एंड हीरोज ऑफ ग्रीस, हीरोज का मतलब होता है योद्धा, कुशल योद्धा, ग्रीस के, ग्रीस करके जो शहर है आपका वहां के, है ना, जो किंग थे, जो हीरो थे, हैड डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, मतलब उन्होंने आह्वान कर दिया था, घोषणा कर दी थी, किस चीज की, वॉर की, लड़ाई की घोषणा कर दी थी। किन लोगों ने, ग्रीस के लोगों ने, ग्रीस देश के लोगों ने, अगेंस्ट किसके खिलाफ, द ट्रोजन्स, ट्रोजन्स के खिलाफ, मतलब ट्रॉय सिटी जिसका मैं वर्णन किया हूं, इतनी अच्छी जो सिटी है ट्रॉय, उसके खिलाफ ग्रीस लोगों ने क्या कर दिया था, युद्ध की घोषणा कर दी थी। देखो ये ट्रॉय है, ये ट्रोजन है इस तरफ, और इधर है ग्रीस, समुद्री मार्ग से आकर क्या करना चाह रहे हैं, वो अटैक करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्यों कर दी भाई ग्रीस लोगों ने, बिकॉज, क्योंकि पेरिस, पेरिस कौन है, पेरिस एक व्यक्ति है, प्रिंस ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय के जो प्रिंस थे मतलब राजकुमार थे, राजा के बेटे, ट्रॉय सिटी के जो राजा थे उनके जो बेटे थे उनको बोला है पेरिस, प्रिंस थे ट्रॉय के, हैड परसुएडेड हेलन, क्योंकि जो पेरिस था ना उसने क्या किया था पता है, हेलन को परसुएड किया था, मतलब बहला फुसला कर दिया था, उसको बहका दिया था, है ना, अपनी बातों में ला लिया था, किसको, हेलन को। कौन है हेलन,
वाइफ ऑफ अ ग्रीक किंग मेनेलॉस। मेनेलॉस है एक ग्रीक किंग। ग्रीक किंग क्यों बोला गया? ग्रीस देश का राजा था इसलिए उसको ग्रीक किंग बोला है। जैसे इंडिया के राजा को हम क्या बोलेंगे? इंडियन किंग। वैसे ग्रीस के राजा को बोला है ग्रीक किंग। ठीक है। तो ग्रीक किंग जो थे मेनेलॉस, उनकी वाइफ थी कौन? हेलन। तो ये जो ट्रॉय शहर के जो मतलब ट्रॉय के जो प्रिंस थे जिनका नाम है पेरिस, इन्होंने क्या किया था पता है? इस हेलन को ही ना क्या किया था? परसुएड कर लिया था, बहला फुसला कर लिया था। किस बात के लिए मना लिया था? टू इलोप विद हिम, अपने साथ भाग जाने के लिए। अब इलोप का मतलब क्या होता है? इलोप का मतलब होता है शादी करने के लिए भाग जाना, है ना। बोलते हैं ना लड़की घर से भाग गई शादी करने के लिए, इसका मतलब होता है इलोप। ठीक है, रन अवे टू मैरी। तो अपने साथ शादी करने के लिए, भगाने के लिए क्या कर लिया था उसने? मना लिया था, हेलन को बहला फुसला कर लिया था। ठीक है, कितनी गलत बात है ना। ही हैड ब्रॉट हर टू ट्रॉय, वो उसे ला चुका था। ब्रॉट, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म में ब्रॉट, वो उसे क्या कर चुका था? ट्रॉय शहर में ला चुका था। कौन? ये पेरिस। समझो, ट्रॉय शहर का जो प्रिंस है उसने क्या किया? ग्रीस की जो ग्रीस देश के जो राजा है, किंग है ग्रीस के, उनकी वाइफ को, हेलन को बहला फुसला के अपने साथ भगा ले आया था अपने शहर ट्रॉय में, है ना। देखो अब क्या हुआ। द ग्रीक्स वांटेड, इसी बात का बदला था ग्रीक्स लोगों को। ये ग्रीस लोगों को इसी बात का बदला था भाई, है ना। हमारे देश की राजकुमारी को तुमने भगा लिया भाई, है ना, ट्रॉय के प्रिंस ने, तो हम तो बदला लेंगे, है ना। ठीक है, तो द ग्रीक्स वांटेड टू टेक रिवेंज। तो ये जो ग्रीक लोग थे, ग्रीक्स मतलब ग्रीस देश के लोगों को ग्रीस बोला है ना, ग्रीक्स। ठीक है, तो ग्रीक्स चाहते थे टू टेक, लेना, क्या लेना चाहते थे? बदला लेना चाहते थे। किससे? ऑन ट्रॉय। ट्रॉय से बदला लेना चाहते थे। क्यों? फॉर द रॉन्ग डन टू मेनेलॉस, जो गलत किया गया था। रॉन्ग डन मतलब जो गलत किया गया था, किसके साथ? टू मेनेलॉस, उसका बदला लेना चाहते थे। जो जाति की गई थी, मतलब जो गलत किया गया था, रॉन्ग डन। ठीक है, जो अत्याचार किया गया था, ठीक है, उसका बदला लेना चाहते थे। दे सेल्ड टू ट्रॉय, वो क्या हुआ? सेल मतलब होता है नाव चला के या शिप के थ्रू। अगर आप किसी रास्ते से जाते हैं तो उसको बोलते हैं शेल करना। ठीक है, दे सेल्ड टू ट्रॉय, वो ट्रॉय तक गए, शिप की मदद से गए ट्रॉय तक। एंड लेड सीज टू द सिटी, और सिटी को क्या कर दिया? लेड सीज मतलब सीज कर दिया। सीज कर दिया मतलब आजू बाजू से घेराबंदी कर दिया, आजू बाजू से घेर लिया पूरी सिटी को, ट्रॉय को। देखो इतनी सारी सेना आई है, देखो ना, पूरी सिटी को ही घेर लिया है। देखो द ट्रोजन्स टू, और ये जो ट्रोजन्स थे ये भी कम नहीं थे ना, ये भी टू मतलब ये भी फॉट हार्ड, इन्होंने भी लड़ा बड़ी मेहनत से। हार्ड मतलब पूरे परिश्रम के साथ। एंड द सीज कंटिन्यूड, और इस प्रकार से जो सीज थी वो चलती ही रही फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, 10 साल के लंबे समय तक। ये जो सीज थी, जो घेराबंदी थी ग्रीक लोगों ने जो करके रखा था, ट्रॉय सिटी को आसपास से घेर के रखा था, ये सीज कंटिन्यू चलती ही रही 10 सालों तक। क्यों चलती रही भाई? ग्रीक लोग भी काफी योद्धा यहाँ पर अच्छे थे, कुशल थे लड़ने में, और ट्रोजन भी थे, दोनों टक्कर के खिलाड़ी थे, तो कोई जल्दी हार ही नहीं पाया। ठीक है, आगे देखो। देखो आप देख पा रहे हैं ट्रोजन्स हैं, इनकी ये दीवारें ट्रॉय सिटी की, और यहाँ पर ये घोड़े वोड़े का अभी सीन आएगा, आपको पता चलेगा घोड़ा क्या चीज है। और इस तरफ से ग्रीक लोग क्या कर रहे हैं? अटैक करना चाह रहे हैं। इस दरवाजे से निकल के इधर ट्रोजन अटैक करते हैं, और अपने शिप में से निकल के आते हैं, अपने टेंट में से निकल के आते हैं, फिर अटैक करते हैं, है ना। दो आर्मी के बीच में, कभी दो सिंगल हीरो के बीच में, योद्धाओं के बीच में भी युद्ध हो जाता था। ठीक है, चलो पढ़ते हैं यहाँ पर। द फाइटिंग वेंट ऑन, वेंट ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, गो ऑन मतलब कंटिन्यू, उसी की पास्ट फॉर्म है वेंट ऑन मतलब कंटिन्यूड, चलती रही। जो फाइटिंग थी वो चलती रही डेली, हर दिन चलती थी फाइट। बट द सीज डिड नॉट एंड, लेकिन जो घेराबंदी थी वो खत्म नहीं हुई। जो ग्रीक्स लोग ने घेराबंदी लगा के रखे थे ना, वो बंद नहीं हुई। ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो द ग्रीक्स कुड नॉट टेक द सिटी, जो ग्रीक लोग थे ये सिटी को टेक नहीं कर पाए, मतलब हरा नहीं पाए। इस ट्रॉय सिटी को क्या नहीं कर पाए? कब्जा नहीं कर पाए, हरा नहीं पाए उनको। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ द ट्रोजन्स कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे, और ट्रोजन भी इन ग्रीक्स लोग को इतना फोर्स नहीं कर पाए कि वो सेल अवे मतलब भाग जाए वहां से, है ना, अपने जहाज वाज लेकर के वापस चले जाए, इतना इनमें भी ये भी उनको फोर्स नहीं कर पाए। ठीक है, एवरी डे, हर दिन द ट्रोजन्स केम आउट ऑफ देयर गेट्स, हर दिन जो ट्रोजन्स है ना, ये लोग अपने इस गेट से बाहर आते थे, केम आउट ऑफ देयर गेट्स, अपने गेट से बाहर आते थे। एंड द ग्रीक्स केम आउट ऑफ देयर टेंट्स एंड शिप्स, और जो ग्रीस लोग थे अपने जो टेंट बना लिए थे, अपने जो शिप थे उसमें से बाहर आते थे। ठीक है, एंड द फाइटिंग वेंट ऑन, और फाइटिंग इसी तरह से चलती रही।
समटाइम्स देयर वर ग्रेट बैटल्स बिटवीन द टू आर्मीज, उन दोनों आर्मी के बीच में, यहाँ की कुछ सेना यहाँ की कुछ सेना, दोनों आर्मी के बीच में क्या होता था, देयर वर ग्रेट बैटल्स, अच्छी महान लड़ाइयां होती थी, है ना, बिटवीन द टू आर्मी, दोनों आर्मी के बीच में। समटाइम और कई बार देयर वर सिंगल फाइट्स बिटवीन टू ग्रेट हीरोज, दो ग्रेट हीरो के बीच में, महान योद्धाओं के बीच में कई बार सिंगल फाइट होती थी, है ना। ट्रॉय सिटी का एक योद्धा आ गया, एक ट्रोजन आ गया, एक यहां से ग्रीक आ गया, दोनों लड़ रहे हैं, ऐसे टाइप से होती थी। समटाइम द ट्रोजन्स हैड द बेटर ऑफ इट, कई बार जो ट्रोजन्स होते थे उन्हें इसका फायदा मिल जाता था, बेटर ऑफ इट मतलब वो फायदे में रहते थे, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते थे युद्ध में। एंड समटाइम्स और कई बार द ग्रीक्स, और कई बार ग्रीक को इसका फायदा मिलता था, ठीक है। टू हैव द बेटर ऑफ समथिंग का मतलब होता है फायदा मिलना, ठीक है, किसी चीज का। बट स्टिल, लेकिन इसके बावजूद भी द फाइटिंग वेंट ऑन, फाइटिंग इसी तरह से चलती रही, ठीक है। आगे देखते हैं। ग्रेट हीरोज ऑन बोथ साइड्स वर किल्ड इन द कोर्स ऑफ द वॉर। देखो गाइस, ग्रेट हीरोज मतलब महान योद्धा लोग, है ना, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के, वर किल्ड वो मारे गए, इन द कोर्स ऑफ द वॉर, इस वॉर के दौरान, कोर्स ऑफ द वॉर मतलब इस वॉर के दौरान दोनों साइड के जो महान योद्धा थे वो मारे गए। आफ्टर मतलब के बाद, किस चीज के बाद, लीडिंग द डिफेंस ऑफ हिज सिटी फॉर 9 ईयर्स, 9 सालों तक अपने शहर के डिफेंस को, सुरक्षा को लीड करते हुए। समझ में आ रहा है क्या हुआ भाई, 9 साल तक अपने सिटी की सुरक्षा को लीड करते हुए, अपने सिटी की सुरक्षा करते हुए, करने के बाद 9 साल तक अपनी सिटी की सुरक्षा करने के बाद द ब्रेव हेक्टर, सिटी मतलब ट्रॉय को बोलते हैं सिटी, जो ब्रेव महान हेक्टर थे, योद्धा हेक्टर, वॉज एट लास्ट किल्ड, वो अंततः मारे गए। एट लास्ट मतलब आखिरी में मारे गए। 9 साल तक तो अपने सिटी को अच्छे से बचाया, डिफेंस किया, है ना, लेकिन उसके बाद वो मारे गए, किसके द्वारा, बाय अकीलीज, जो ग्रीक योद्धा थे अकीलीज, उनके द्वारा मारे गए, दोनों महान योद्धा थे। whom none could resist, जिसको किसी ने बर्दाश्त नहीं कर पाया, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाया, ट्रॉय सिटी के जो लोग थे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनका महान योद्धा हेक्टर मारा गया एक ग्रीक के द्वारा, एक अकीलीज नाम के योद्धा के द्वारा, ठीक है। बट लेकिन अकीलीज हिमसेल्फ वाज किल्ड, लेकिन बाद में अकीलीज खुद मारा गया, वो भी खुद मारा गया, लेटर ऑन बाद में, बाय अ पॉइजन्ड एरो, एक जहरीले तीर से, है ना, दैट एंटर जो कि घुस गया था हिज हील्स, उसके हील में, पैर का जो निचला हिस्सा होता है उस हील में वो घुसा था। और ये जो हील था उसका द ओनली पार्ट, ये एकमात्र ऐसा पार्ट था ऑफ हिज बॉडी, उसके बॉडी का, वेयर ही कुड बी वाउंडेड, जहां पर उसे चोट पहुंचाई जा सकती थी, बाकी हिस्सा तो ढका हुआ था, कवर अप था, ठीक है। स्टिल, इसके बावजूद भी, लेटर बाद में, पेरिस हिमसेल्फ वाज किल्ड, जो पेरिस था जिसने हेलेन को चुराया था, पेरिस, है ना, ठीक है, वो भी मारा गया, ट्रॉय का प्रिंस ऑफ ट्रॉय जिसको बोला है, वो भी फाइनली मारा गया बाय एन पॉइजन एरो, एक जहरीले तीर के द्वारा। द ट्रोजन्स वर टायर्ड ऑफ बीइंग शट अप इन देयर सिटी, जो ट्रोजन थे वो बिल्कुल टायर्ड ऑफ मतलब थक गए थे, पूरे परेशान हो गए थे, ऑफ बीइंग शट अप इन देयर सिटी, अपने सिटी में बंद रह करके, है ना, जब तक, क्योंकि जब तक युद्ध रहता था, चलता था, तो गेट बंद रखना पड़ता था, तो बंद रह के वो भी बेचारे परेशान हो गए थे, तंग आ गए थे, है ना। एंड द ग्रीक्स, ये तो ट्रॉय की बात हुई, और जो ग्रीक्स लोग थे, ग्रीस देश के जो लोग थे, वर लॉन्गिंग टू सी देयर होम्स अगेन, और उन्हें भी याद आ गई थी, लॉन्गिंग टू सी मतलब वो भी मौका देख रहे थे, मतलब उम्मीद कर रहे थे, वो भी चाह रहे थे, लॉन्गिंग का मतलब होता है चाह रहे थे, टू सी मतलब विजिट करना, जाना, देयर होम्स अगेन, वापस अपने घर जाने के लिए वो क्या कर रहे थे, मतलब तड़प रहे थे, तरस रहे थे, चाहत रख रहे थे। ग्रीक्स भी चाहते थे कि युद्ध खत्म हो, हमें भी अपने घर जाने मिले, और ट्रोजन्स भी सोचते थे युद्ध खत्म हो किसी तरह से, तो हमें भी क्या हो, अपने सिटी में बंद जैसे नहीं रहना पड़ेगा। बट स्टिल, लेकिन इसके बावजूद भी द फाइटिंग वेंट ऑन, फाइटिंग क्या रही, चलती ही रही। तो अभी तक तो फाइट का सीन है, अब आगे कौन जीता, ग्रीक जीते या फिर ट्रोजन्स जीते, ये सब हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। ये पहला पार्ट था, आज इतना ही रखेंगे गाइस, ओके। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज चैनल को क्या करेंगे आप, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज में और अपने क्लासमेट्स में इन वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना मैंने कैसे एक्सप्लेन किया और वीडियो की क्वालिटी कैसी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स, ओके। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।